हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जिला प्रशासन के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, सीरीज वाइज आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्न में से कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा तहसीलदार। लेखपालों के जो कार्य होते हैं उसकी देखरेख कौन करता है? तहसीलदार करता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी लेखपाल का मुख्य कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार के दफ्तर कार्यालय में ज़मीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अभिलेखन। अगला क्वेश्चन है, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा पटवारी। कौन होता है? पटवारी होता है। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी लेखपाल का मुख्य कार्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटवारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में। किसमें? उच्च न्यायालय में। जिला जज के न्यायालय से अगर कोई जो है, जैसे जो जिले स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनसे कोई असंतुष्ट है तो वह फिर उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी लगा सकता है या फिर अपील कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का मामला हो। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों में अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए सजा दी गई हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? डीएम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी कौन होता है? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस होता है। क्या होता है? आईएएस होता है जिलाधिकारी। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवक अधिकारी आईएएस होता है। भारत में कलेक्टर का पद सृजन 1972 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, जिसका स्पष्ट रूप से प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किया जाने लगा। जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन 4 रूपों में करना है। अब देखो यहाँ पे पहला है कलेक्टर राजस्व संग्राहक, उसके बाद विकास अधिकारी के रूप में, उसके बाद है जिलाधिकारी के रूप में और अगला है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलेक्टर का पद जो है इसका सृजन कब किया गया था? 1972 में। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। कैसे चलाता है? जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। कैसे? जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तीनों काम दिए गए हैं, ये क्या है? तीनों काम जो जिला प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। कौन? मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कब सृजित किया गया था? 1972 में। कब? 1972 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसमें? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है जिलाधिकारी। कौन करता है? जिलाधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? इसका आंसर हो जाएगा, रजनी कोठारी ने। किसने? रजनी कोठारी ने जिलाधीश को क्या कहा है? संस्थागत करिश्मा कहा है। अभी देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? इसका आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस ने। किसने? वारेन हेस्टिंगस ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 223 में। किसमें? अनुच्छेद 223 में जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। अब देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अनुच्छेद 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 245 में क्या है? संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे थोड़ा हमने ये मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। तो मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसमें है? इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे हमने गलत इसका आंसर बता दिया, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखो, 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 245 में है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त किसी भी अनुच्छेद में जिला शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगला पार्ट हमारा है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। और देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो बताएंगे हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सी अनुसूची में? तो बताएंगे हम लोग 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर। कितने हैं? 3 स्तर हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। ध्यातव्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई थी। अब देखो, यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं? ग्राम पंचायत है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। उसके बाद त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, ये कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी? तो बताएंगे हम लोग, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बताएंगे हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे चालू की गई? तो बताएंगे हम लोग, राजस्थान के नागौर जिले में। और कब चालू की गई? तो 1959 में। कब चालू की गई? 1959 में। और अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। कौन सा? अनुच्छेद 243। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 46 में क्या है? समाज के कमजोर वर्गों, SC ST व अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम रखा था। अब देखो यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? बताएंगे 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बताएंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12-35, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का की चर्चा की गई है। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा जो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? तो बताएंगे हम लोग भाग 4 में। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है ये है अनुच्छेद 36 लगाकर अनुच्छेद 51 तक। उसके बाद मूल अधिकार जो है कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में आते हैं। और ये है मूल अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो है मूल कर्तव्य के बारे में कौन से भाग में बताया गया है? तो बताएंगे हम लोग भाग 4 के काम। किसमें? भाग 4 के काम में। और मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। कौन सरकार? स्थानीय सरकार। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है। जिसे राजकीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, संघीय सरकार इत्यादि नामों से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1992 में संसद द्वारा पारित निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थानों के बारे में है। और ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सरकार को सौंप दी। इसमें समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, ये पंचायती राज कहा गया। इसकी सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति और फिर है जिला पंचायत। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब की गई? तो बताएंगे हम लोग 1952 में। कब की गई? 1952 की गई। या फिर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बताएंगे हम लोग कब हुई? 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में हुई। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट देखो यहाँ पे है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत है। क्या है? पंचायत है। और अगला क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। इसका आंसर हो जाएगा 50%। कितनी? 50% आरक्षण को मंजूरी दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो ये क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दो, करंट का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। जो मनाया जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बस ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया था। अब देखो यहाँ पे कौन से 2 राज्य थे जिन्होंने 1959 में लागू किया? राजस्थान था और आंध्र प्रदेश था। और राजस्थान में कहाँ चालू की गई? नागौर जिले से चालू की गई। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि जो भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो बताएंगे हम लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था। कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे नागालैंड के अलावा कौन कौन से राज्य जहाँ पे पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है? तो वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, मेघालय और नागालैंड भी है, मिजोरम। इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं। कौन कौन से एक बार फिर देखते हैं? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पंचायत सदस्यों का। कितना? 2/3 पंचायत सदस्यों का। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्थाएं जो हैं ये पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आती, जबकि ग्राम सभा, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत ये क्या है? ये तीनों पंचायती राज संस्थाएं हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। भारतीय संविधान ने 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग हैं, जबकि ग्राम सहकारी संस्था जो है पंचायती राज प्रणाली के अंग नहीं है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा संसद को। संसद को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो बताएंगे हम लोग 25 है। कितने हैं? 25 है। उसके बाद निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। कितनी वर्ष? 65 वर्ष। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है रिटायरमेंट की एज होती है 65 वर्ष। और इसके बाद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो अवधि होती है सेवानिवृत्त होने की वो होती है 62 वर्ष। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाकर कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो बताएंगे हम लोग हीरालाल जे कानिया थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसके पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी। संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो बताएंगे हम लोग 28 जनवरी 1950 को।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्परिवर्तन में वकील रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। उसके बाद 6 अक्टूबर 1989 को उन्होंने यह पद ग्रहण किया। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो बताएंगे हम लोग फातिमा बीबी थी। और यहीं अगर पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो बताएंगे हम लोग लीला सेठ। और कहाँ की उच्च न्यायालय की थी, तो हिमाचल प्रदेश की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2016 का था। ये नहीं याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उस समय जो थे 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? TF ठाकुर थे। लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो प्रेजेंट टाइम में कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है। अब इस ऑप्शन के अनुसार जो नवसृजित उच्च न्यायालय वो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के। किसके? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है पूरी दुनिया का। अब देखो यहाँ पे बताया गया है न्यायालय संख्या और स्वीकृत जजों की संख्या। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सॉरी यहाँ पे बोल दिया न्यायालय की संख्या नहीं है, न्यायालय यहाँ पे है और इधर है स्वीकृत जजों की संख्या। अब देखो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 160 है। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जजों की संख्या होती है 34 होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत होती है उसमें से 15 होती है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए और आज से हमारी सारी पॉलिटी की क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।